अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 6 एनर्जेटिक्स टॉपिक 6.5 बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। हेसेस लॉ क्या है? हेसेस लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या उसी रिएक्शन को हम मल्टीपल स्टेप में करें तो जो एनर्जी चेंज है वो सेम होगा, बेशक वो सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले ली है कि हमने ए को बी में कन्वर्ट करना है। सिंगल स्टेप में एनर्जी जो है वो 100 किलो जूल है और अगर हम मल्टीपल स्टेप में करें तो अगर हम उनका सम लेंगे तो वो भी 100 के इक्वल होगी। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि मल्टीपल और स्टेप और सिंगल स्टेप की एनर्जी सेम है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमें कोई एक स्टेप की एनर्जी नहीं पता तो हम वो इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ की वैल्यू x है, हमें अननोन है, हमें नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे कि सिंगल स्टेप की एनर्जी इज़ इक्वल्स टू मल्टीपल स्टेप। ठीक है, और हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके उस स्टेप की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड को हम यूज़ करते हैं लेटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए। लेटिस एनर्जी क्या होती है? जब कोई भी आयंस कंबाइन करके आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। ये जो लेटिस एनर्जी की वैल्यू है ये डायरेक्टली फाइंड नहीं हो सकती, कोई डायरेक्ट ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इस वैल्यू को फाइंड कर सके। इसीलिए हम इनडायरेक्टली इस बॉर्न-हैबर साइकिल से फाइंड करते हैं, इस तरह के मेथड को यूज़ करते हैं लेटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए। बॉर्न-हैबर साइकिल ऑफ NaCl। हमें पता है कि NaCl फॉर्म होता है सोडियम सॉलिड से और क्लोरीन गैस से। ठीक है, NaCl की फॉर्मेशन होती है। हमें पता है कि पहले सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव आयन सोडियम बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाएगा, फिर ये दोनों आयंस कंबाइन करेंगे और आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। अब सोडियम सॉलिड को और क्लोरीन गैस को आयोनाइज करने में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब की एनर्जी नोन है, बट ये जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें आयंस कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू है, ये हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम इसको बॉर्न-हैबर साइकिल के थ्रू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे रिएक्टेंट सोडियम सॉलिड। हमें पता है कि हमने सोडियम को सोडियम आयन यानी कि Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जब भी किसी चीज़ को आयन में कन्वर्ट करते हैं तो पहला स्टेप होता है उसको गैस में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है और इस स्टेप को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के लिए जो हीट रिक्वायर है सोडियम को, दैट इज़ 1+108 किलो जूल पर मोल, और इसको हम ΔHS से शो करते हैं। जब सोडियम गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, अब हम लोगों ने इसको आयोनाइज करना है। आयोनाइज करने का मतलब होता है कि उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम जो है वो नॉन वैल्यू है, दैट इज़ 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमने सोडियम पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर ली है, अब हमने क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्मेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्लोरीन को मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि क्लोरीन हमें पता है कि Cl2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं, जिसको हम ΔHAT से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोरीन के लिए वो वैल्यू 121 किलो जूल पर मोल है। क्लोरीन को एटम में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ताकि क्लोरीन अपने आयन में कन्वर्ट हो जाए, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी जो वो रिलीज़ करता है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 किलो जूल पर मोल है। अब सोडियम आयन भी बन गया है, क्लोरीन आयन भी बन गया है। अब हम लोगों ने दोनों आयंस को कंबाइन करके आयोनिक कंपाउंड NaCl की फॉर्मेशन करनी है। लेकिन ये जो लास्ट स्टेप है जिसमें आयंस कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं, वो वैल्यू हम इनडायरेक्टली फाइंड करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। कैसे?
हमें पता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है यानी कि जो सिंगल स्टेप की एनर्जी है वो इक्वल है मल्टीपल स्टेप के। तो फॉर्मेशन में पहले सब्लिमेशन होती है सोडियम की, फिर आयोनाइजेशन होती है सोडियम की, फिर क्लोरीन की एटोमाइजेशन होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड देन लास्ट में लेटेस्ट एनर्जी। इट मीन्स फॉर्मेशन जो है वो इक्वल है इन सब के एनर्जी के। हम सब एनर्जी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, लास्ट वाली एनर्जी नहीं पता तो उसकी जगह हम लोगों ने डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी लिख लिया है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी, दैट इज -787 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है बॉर्न हैबर साइकिल डायग्राम ऑफ NaCl। हमने सबसे पहले एक स्टेप यानी कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl के लिए डायग्राम ड्रॉ करनी है। हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस और उसकी एनर्जी है -411 किलो जूल पर मोल। हमें पता है इस ग्राफ में एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर 411 किलो जूल पर मोल एनर्जी ये रिलीज कर रहा है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में, इसीलिए ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। 411 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है और NaCl की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये जो ग्राफ बना ये सिंगल स्टेप के लिए है। अब हम मल्टीपल स्टेप का ग्राफ देखेंगे। हमें पता है उस मल्टीपल स्टेप में सबसे पहले सोडियम सॉलिड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए सोडियम जो है उसके लिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन चाहिए जो 108 किलो जूल पर मोल है, इसीलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और सोडियम सब्लाइम होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सोडियम की आयोनाइजेशन होगी और सोडियम की आयोनाइजेशन की वैल्यू +496 है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्लोरीन की एटोमाइजेशन करनी है, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 121 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन अपने एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्लोरीन को एटम में कन्वर्ट करने के बाद इसको आयोनाइज करना है। आयोनाइज करने के लिए क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपने नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए वो 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अब दोनों आयंस फॉर्म हो चुके हैं और इन आयंस से हमने जस्ट सॉलिड कंपाउंड फॉर्म करना है। आयंस ये हैं, सॉलिड कंपाउंड ये हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स कि दिस इज लेटिस एनर्जी। तो ये समरी है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में पहले सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, देन गैस से वो आयोनाइज हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। उसके बाद हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया जिसको हमने एक एटम में कन्वर्ट किया। क्लोरीन एटम की में फिर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, क्लोरीन अपने एनायन में कन्वर्ट हो गया, फिर दोनों आयंस कंबाइन हुए और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि आपने सोडियम क्लोराइड की जगह उन्होंने पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ था। पोटेशियम क्लोराइड का बॉर्न हैबर साइकिल डायग्राम हमने ड्रॉ करनी थी। साथ मेंशन भी था कि वैल्यूज़ ना बताएं, क्योंकि हमें पता है कि बुक में वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो आपने याद नहीं करनी। अब ग्राफ जो है उसके लिए सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन तो सेम है, जस्ट डिफरेंस ये था कि वहाँ पर KCl गिवन था और हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं ये नहीं होंगी बट तकरीबन इन्हीं रेंजेस में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम की जगह हमने जस्ट क्या पुट करना था, पोटेशियम पुट करना था। वहाँ पर वैल्यूज़ हमने मेंशन नहीं करनी थी, इसीलिए ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा, बस जस्ट सोडियम की जगह हम पोटेशियम वहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5। अब हम लोगों ने बॉर्न हैबर साइकिल डायग्राम ड्रॉ करनी है MgO के लिए और क्वेश्चन में वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। सब पहली जो वैल्यू है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO की, और हमें पता है कि MgO की फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम जो सॉलिड फॉर्म में होता है प्रेजेंट और ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। और MgO की फॉर्मेशन होगी जिसके लिए जो इंथैल्पी रिक्वायर होगी उसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम डेल्टा HF से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी वैल्यू है -602 किलो जूल पर मोल। ये सिंगल स्टेप की एनर्जी है।
अब हम इसको मल्टीपल स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम जो है ये सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में। इस इंथैल्पी को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसको हम डेल्टा एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू 150 किलो जॉल पर मोल है जो गिवन है। मैग्नीशियम जो है हमें पता है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम को हम कन्वर्ट करेंगे अपने आयन में। उसके लिए मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा +2 आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। और इंथैल्पी जो रिक्वायर होती है आयोनाइजेशन के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेल्टा IE से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू है 2180 किलो जॉल पर मोल। मैग्नीशियम के आयोनाइजेशन के बाद अब हमने ऑक्सीजन एटम बनाना है। ऑक्सीजन एटम को हम बनाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन की जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है दैट इज 247 किलो जॉल पर मोल। जब ऑक्सीजन की एटोमाइजेशन हमने कर ली, अब हमने ऑक्सीजन का आयन बनाना है। ऑक्सीजन आयन जो है वो 2 स्टेप में बनाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा और O-1 में कन्वर्ट होगा एंड देन O-1 जो है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करके O-2 में कन्वर्ट होगा। अब हमें पता है कि Mg+2 हमने बना लिया है, O-2 हमने बना लिया है। अब जस्ट ये कंबाइन करेंगे और MgO की फॉर्मेशन की हो जाएगी। अब इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो नोन है। जो लास्ट स्टेप है जिसकी एनर्जी को, जिसकी इंथैल्पी को हम लेटिस एनर्जी कहते हैं, वो अननोन है। इसको हम इनडायरेक्टली बॉर्न हैबर साइकिल डायग्राम के थ्रू फाइंड करेंगे। हमें पता है कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट एंड देन डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड और लास्ट में हमारे पास है लेटिस एनर्जी जो अननोन है। अब इन सब की वैल्यूज़ गिवन हैं तो वो हम इसमें पुट करेंगे, जैसे कि डेल्टा एच एफ ऑफ मैग्नीशियम जो है दैट इज -602 किलो जॉल पर मोल। सब्लिमेशन की वैल्यू 150 है। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए वैल्यू 2180 है। एटोमाइजेशन की वैल्यू 247 है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -141 किलो जॉल पर मोल है और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज 878 किलो जॉल पर मोल और लास्ट में लेटिस एनर्जी है दैट इज अननोन। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे और हमारे पास लेटिस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -3916 किलो जॉल पर मोल। हमने इनडायरेक्टली मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटिस एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे सिंगल स्टेप के लिए। हमें पता है सिंगल स्टेप में सबसे पहले हम मैग्नीशियम सॉलिड लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और वो कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन की वैल्यू थी दैट वाज -602 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सिंगल स्टेप के लिए ग्राफ है। अब हमने मल्टीपल स्टेप के लिए ग्राफ देखना है। सबसे पहले मैग्नीशियम जो है उसकी सब्लिमेशन होगी और वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, जिसके लिए वो 150 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम मैग्नीशियम को आयोनाइज करेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है दैट इज 2180 किलो जॉल पर मोल। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन हो चुकी है। अब हमने ऑक्सीजन की एटोमाइजेशन करनी है, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है 247 किलो जॉल पर मोल, इसीलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। जितनी 141 रिलीज हो रही है इसलिए 151 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज करके ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, जो पॉजिटिव में वैल्यू होती है और 878 किलो जॉल पर मोल है।
अब दोनों के आयंस बन चुके हैं, अब हमने इसे जस्ट आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करना है। ये हमारे पास आयंस हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास लेटिस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू जो है लेटिस एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी मेनली डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये है आयोनिक चार्ज और आयोनिक रेडियस की रेशो। आयोनिक चार्ज क्या है और आयोनिक रेडियस क्या है? आयोनिक चार्ज का मतलब होता है कि जो आयन आयोनिक कंपाउंड बना रहा है उसके ऊपर कितना चार्ज है। अगर चार्ज जैसे कि सोडियम है तो उसके ऊपर चार्ज +1 होता है, और मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर चार्ज +2 होता है। अब किस तरह आयोनिक चार्ज और लेटिस एनर्जी रिलेटेड हैं? अगर आयोनिक चार्ज कम होता है, जैसे कि एक NaCl है और सेकंड हमारे पास MgO है। अब NaCl में सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन करके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, अगर उन आयंस के ऊपर चार्ज कम होता है तो उनमें अट्रैक्शन कम होती है। अट्रैक्शन कम होती है तो एनर्जी रिलीज भी कम होती है। लेकिन अगर आयोनिक चार्ज ज़्यादा होता है तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होती है और लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि आयोनिक चार्ज जितना ज़्यादा होता है, आयोनिक चार्ज लेटिस एनर्जी जो है वो उतनी ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका मतलब है आयोनिक चार्ज और लेटिस एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम देखेंगे इसका रिलेशन विद आयोनिक रेडियस। हमें पता है कि जब आयन का साइज स्मॉल होता है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन अगर साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन उतनी ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन वीक होती है। जब अट्रैक्शन वीक होगी तो एनर्जी रिलीज कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर साइज स्मॉल होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जी रिलीज क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोनिक रेडियस कम होगा तो लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब इनका इनडायरेक्ट रिलेशन है। जैसे कि LIF की जो लेटिस एनर्जी है वो KF से ज़्यादा है, क्योंकि LIF और KF में फ्लोराइड आयन तो सेम है, लेकिन लिथियम और पोटेशियम का डिफरेंस है। लिथियम का साइज छोटा होता है, इसका मतलब उसकी जो अट्रैक्शन होती है विद नेगेटिव आयन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, इसीलिए LIF की जो लेटिस एनर्जी है वो ज़्यादा है KF से। Which of the following compound is expected to have higher latest energy and why? LIF और NaF। हमें पता है कि दोनों में F सेम है, डिफरेंस Li और सोडियम का है। लिथियम का साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। इसका मतलब ये है कि जो इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी और लेटिस एनर्जी की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है NaCl एंड MgCl2। दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम जो है उसके ऊपर +1 चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है। अभी हमने पढ़ा कि जिसका आयोनिक चार्ज ज़्यादा होगा उनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी और लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर है दैट इज MgCl2। रोल ऑफ हाइड्रेशन इन द डिसॉल्विंग प्रोसेस। हमें पता है कि जब कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो 3 तरह के काम होते हैं। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि 3 तरह की इंटरेक्शंस होती हैं जब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। सॉल्यूट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। सॉल्यूट का जब बॉन्ड ब्रेक होता है, हमें पता है कि उसके लिए एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्वेंट जब एक दूसरे से दूर जाएंगे उनके बॉन्ड्स को भी ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, इसीलिए ये प्रोसेस भी क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। और जब सॉल्यूट सेपरेट हो जाता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है कि एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं।
इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेशन क्या होती है? हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब सॉल्यूट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को सराउंड कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन प्रोसेस में इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? हमें पता है कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस ब्रेक कर रही हैं और एनर्जी रिलीज भी होती है क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शंस इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब है जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज डिफरेंस ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, पॉजिटिव में वैल्यू हो और बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब है लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट की इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ब्रेक करना मुश्किल है, इसीलिए जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में। लेकिन अगर जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू मॉडरेट है, इसका मतलब या नेगेटिव में है, इसका मतलब है सॉल्यूट को ब्रेक करना आसान है। तो जब सॉल्यूट आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट की बन जाएंगी और वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट जब वाटर में डिज़ोल्व होता है, जो उसकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज +25.7 किलोजॉल पर मोल। इसका मतलब है कि अमोनियम नाइट्रेट 25.7 किलोजॉल पर मोल एनर्जी लेता है डिज़ोल्व होने के लिए पानी में। इसीलिए जब भी अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो सॉल्यूशन हमें कोल्ड फील होता है। क्योंकि उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड के लिए ये वैल्यू +20.3 किलोजॉल पर मोल है। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, द वैल्यू इज़ -44.5 किलोजॉल पर मोल। इसीलिए हमें फ्लास्क हॉट फील होता है क्योंकि NaOH की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई थी जिसने फ्लास्क का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ये डिफरेंट सॉल्ट्स की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू है। एनर्जी साइकिल इन्वॉल्विंग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लेटेस्ट एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड को यानी कि सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो सॉल्ट जो है उसके मॉलिक्यूल्स सेपरेट होके उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर देते हैं और इस तरह इन सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन है। अगर हम मल्टीपल स्टेप में देखें तो सबसे पहले होता ये है कि सॉल्यूट सेपरेट होता है और अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। हमने डिस्कस किया था कि जब आयंस कंबाइन करके आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो जो इंथैल्पी होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर हम नोट करते हैं कि जब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो ब्रेक करता है अपने आयंस में, इसका मतलब रिवर्स लैटिस होता है। जब आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं और इस इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान टोटल 2 काम होते हैं, एक रिवर्स लैटिस और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ रिवर्स लैटिस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि हमने हेसेस लॉ में पढ़ा था इंथैल्पी ऑफ सिंगल स्टेप इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ मल्टीपल स्टेप। Next is construct an energy cycle and construct energy level diagram to calculate enthalpy of solution for NaCl and calculate its enthalpy of solution from the following data। हमें लैटिस एनर्जी की वैल्यू गिवन है, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, इसको यूज़ करके हमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम सिंगल स्टेप के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे हमें पता है कि NaCl जो है वो सॉलिड से
वो आयोनाइज होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करते हैं और वो सॉल्यूशन बनाता है। और सॉल्यूशन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो हीट इंथैल्पी रिक्वायर होती है, उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम मल्टीपल स्टेप की बात करें तो सबसे पहले NaCl जो है उसमें आयंस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो पहले रिवर्स लैटिस होगा, आयंस की फॉर्मेशन होगी एंड देन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और एनर्जी रिलीज होगी जिसको इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। अब हमने इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है, उसके लिए हमें रिवर्स लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी का सम लेना होगा। क्वेश्चन में हमें लैटिस एनर्जी की वैल्यू गिवन है दैट इज -786, बट यहाँ पर हमने रिवर्स लैटिस पुट करना है, इसका मतलब हमने इसका रिवर्स पुट करना है दैट इज +786। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो -783 है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा +3। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी चार्ज डेंसिटी से अफेक्ट होती है और हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो आयोनिक चार्ज और आयोनिक रेडियस का रेशो है। इसका मतलब दो फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं, दैट आर आयोनिक चार्ज एंड आयोनिक रेडियस। सबसे पहले हम देखते हैं आयोनिक चार्ज। जैसे लैटिस एनर्जी में हमने पढ़ा था कि आयन का चार्ज जितना ज़्यादा होता है अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है और एनर्जी रिलीज भी उतनी ज़्यादा होती है। वैसे ही यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि अगर आयंस का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है तो आयंस और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शंस होंगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसके रिजल्ट में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज़्यादा होगी और रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं MgO और NaCl की। अब MgO में जो आयंस बनते हैं वो मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2 आयन बनते हैं, जबकि NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। अब इनकी वाटर के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू NaCl, क्योंकि इनका चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियस। जैसे हमने लैटिस एनर्जी में डिस्कस किया था कि अगर आयन का रेडियस स्मॉल होता है तो उनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आयन का रेडियस स्मॉल होगा तो उसकी वाटर के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक की तरफ मूव करेगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक हमने लिया मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट। दोनों में सल्फेट तो सेम है लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम का डिफरेंस है। मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर भी +2 चार्ज है। इसका मतलब हम साइज को देखेंगे तो मैग्नीशियम का साइज कैल्शियम के मुकाबले में छोटा होता है, तो जितना छोटा साइज होता है अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसकी लैटिस एनर्जी कैल्शियम सल्फेट से ज़्यादा है। लास्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम डिटेल में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके रिजल्ट में एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एनर्जी वो रिलीज करता है, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। कैसे, अगर इस एटम जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है अगर उसका साइज स्मॉल होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि देखें साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से करीब होगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से करीब होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी के रिवर्स होगी, मतलब कम होगी। फिर है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट है कि जितने ज़्यादा शेल्स होंगे, शील्डिंग इफेक्ट हमें पता है उतना ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा शेल्स होते हैं एटम का साइज उतना बड़ा होता है और जितना बड़ा साइज होता है भी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होती है। न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.8।
which has higher enthalpy of hydration? Justify your answer. दो कंपाउंड है LiF और NaF, F दोनों में सेम है, डिफरेंस Li और सोडियम का है। हमें पता है कि लिथियम का साइज स्मॉल है, इसका मतलब इसकी इंटरेक्शंस वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग होंगी, इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन LiF की ज़्यादा होगी। KNO3 एंड NaNO3 में NO3 तो सेम है, डिफरेंस K और Na का है। Na का साइज छोटा है पोटेशियम से, इसीलिए इसकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, स्मॉलर रेडियस है तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आंसर ये आ गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।